आज जैसे आपने देखा कि शेयर बाज़ार में बड़ी सुनामी आई और आपने अपना पोर्टफोलियो देखा होगा कि वो काफ़ी नीचे चला गया होगा। निफ्टी 662 पॉइंट और सेंसेक्स 2200 पॉइंट गिरा। यानी कि टॉप की जो 50 कंपनीज जो हैं उनके शेयर्स में लगभग 2.25% की गिरावट आई। लेकिन अगर ब्रॉडर मार्केट की बात की जाए यानी कि मिड कैप और स्मॉल कैप को भी इसमें शामिल किया जाए तो मिड कैप में 3.5% और स्मॉल कैप में 4.25% का पोर्टफोलियो आपका जो है नीचे हो चुका है। तो एक सरसरी निगाह उन कारणों पर भी डाल दिया है जिनकी वजह से ये हुआ है, या ऐसा लगता है कि अमेरिका में जो एम्प्लॉयमेंट के जो डाटा आया है तो अमेरिका में बेरोज़गारी की दर जो है 4.4% तक हो गई है, जो कि बड़ी चिंता की बात है। इसके अलावा अमेरिका में कुछ लोग मान रहे हैं कि ये मंदी की तरफ जा रहा है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि शायद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये चुनाव से पहले की जो वॉलेटिलिटी होती है, जैसे कि अमेरिका में नवंबर में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं और अभी कुछ भी निश्चित नहीं हो पा रहा है कि डेमोक्रेट्स ही अगली सरकार बनाएंगे या रिपब्लिकन उनको रिप्लेस कर देंगे। तो ये एक वॉलेटिलिटी है, एक अनिश्चितता का माहौल है, क्योंकि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। लगभग 40% से ज़्यादा जो टोटल जो मार्केट कैप है वो अमेरिकी कंपनियों का अभी भी है। और जहाँ तक नैस्डैक की बात हो तो नैस्डैक में यूएस और दुनिया की टॉप टेक कंपनीज उसमें लिस्टेड है। अमेरिका बहुत सारा भारत से भी आउटसोर्स करता है, जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एचसीएल वगैरह, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज जो है, और इनमें बहुत सारे लाखों की तादाद में यूथ जो है एम्प्लॉयड है आईटी सेक्टर में। तो जाहिर है कि इससे भारत में जो आईटी में जो एम्प्लॉयड है उनकी कमाई पे भी असर पड़ेगा, कंपनीज की कमाई पे असर पड़ेगा। तीसरा कारण है जापान। जापान के सेंट्रल बैंक यानी कि जैसे कि भारत का आरबीआई है, तो वहाँ के सेंट्रल बैंक ने 0.25 का जो रेट हाइक कर दिया है, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी खबर नहीं है और उसका असर देखने को मिला। और आज ही जो जापान का जो बाजार जो है 12.8% गिरा, यानी कि जापान का जो निकेई जो सूचकांक है वो 12.8 गिरा। और अगर टोटल देखा जाए तो पिछले एक महीने में जापान का स्टॉक मार्केट 20% नीचे जा चुका है। और एक बड़ा कारण है जिसके बारे में आप कई महीनों से सुनते आ रहे हैं, मिडल ईस्ट, जहाँ पे कि इजराइल हमास वॉर में अब ईरान की एंट्री हो चुकी है और ईरान को काफ़ी हद तक पीछे से चाइना और रशिया सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि इजराइल को किसी हद तक यूरोपियन यूनियन के कुछ देश और अमेरिका उसे सपोर्ट कर सकते हैं। हालांकि अगर यहाँ पे हालात बिगड़े तो सबसे ज़्यादा नुकसान इन्हीं देशों को होना है, लेकिन निश्चित तौर पर इस युद्ध को रोकने के पूरे प्रयास होंगे, क्योंकि दुनिया की कोई भी इकोनॉमी नहीं चाहेगी कि ऐसा कुछ हो, क्योंकि ऑयल पर ही उनकी इकोनॉमी की ग्रोथ निर्भर करेगी। एक बड़ा कारण बताया जाता है चाइना को, जहाँ पे कि बहुत महीनों से कोई बड़ी डिमांड नहीं आ रही है। न तो चाइना बहुत ज़्यादा ऑयल की ख़रीदारी कर रहा है, ना वो गोल्ड में ख़रीदारी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि चीन अपने पत्ते नहीं खोल रहा है, क्योंकि चीन बहुत ही कैश रिच कंट्री है और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के दुनिया भर के इसके पास बॉन्ड हैं। अगर चाइना अपने कैश को मार्केट में लाता है तो इसका फ़ायदा पूरी दुनिया को हो सकता है, लेकिन इससे अभी देखना पड़ेगा। तो ये जो सस्पेंस की स्थिति बनी हुई है चीन की तरफ से, ये भी बाजार का हौसला तोड़ रही है। लेकिन अगर चीन खुलकर सामने आता है तो बाजार में हालात निश्चित तौर पर बेहतर हो सकते हैं। अब इसमें रिसेंट एक कारण जो है बांग्लादेश का बताया जा रहा है कि क्या उसका असर भारत पर पड़ सकता है। तो ये तो अभी देखने वाली बात होगी, क्योंकि अगर कोई बड़ा रेफ्यूजी क्राइसिस आता है या भारत के बहुत सारे रिसोर्सेज बांग्लादेश बॉर्डर पर अगर इस्तेमाल होते हैं तो उसका असर पड़ सकता है, लेकिन अभी ये दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो हमने अब तक वीडियो में बात की है कि बाजार में किस तरह की सुनामी आई हुई है और उसके कारण क्या हैं, लेकिन अब हम कर क्या सकते हैं एज एन इन्वेस्टर। तो इसके लिए बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप 15-16 सालों से अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं या आप उसके बारे में, बाजार के बारे में जानकारी रखते हैं, तो आपने देखा है कि 2008 के करीब जो एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया था जिसमें कि लेमन ब्रदर्स डूब गए थे, बहुत सारे बैंकिंग क्राइसिस आया था। इसके अलावा भारत में सत्यम वाला जो घोटाला हुआ था, तो भारत का जो बाजार था वो लगभग 66% तक गिर गया था। लेकिन 1.5 साल के अंदर जो है रिकवरी आई और लोगों ने सिर्फ इस दौरान 175% तक जो है पैसा अपना बनाया, रिकवरी से ही, सिर्फ रिकवरी से। इसके अलावा अगर आप सिर्फ पिछले 5 साल से भी या 4 साल से इन्वेस्टिंग कर रहे हैं या बाजार पे आप हल्की फुल्की भी नज़र रखते हैं, तो आपने देखा होगा कि कोविड के दौरान, ये लॉकडाउन के दौरान जो है बाजार लगभग 40% गिरा और बाजार ने लगभग 10-12 महीने के अंदर जो है रिकवरी की और आपका पैसा जो है दुगने से ज़्यादा हुआ। तो जब भी बाजार में इस तरह के कोई क्राइसिस आते हैं तो वो आपके लिए मौके भी फराहम करते हैं। या आपके लिए एक मौका है, अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स में हैं तो आप जो मजबूत कंपनियां हैं वो इस समय डिस्काउंट पे मिल रही हैं, उसको आप खरीद सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट स्टॉक्स में जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, क्योंकि उसमें एक्सपर्टीज़ आपकी नहीं होगी। मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो अपना पैसा जो है उसमें गंवाते हैं। लेकिन अगर म्यूचुअल फंड्स के जरिए अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो आप अपने एसआईपी को जो है उसको वीकली एसआईपी या डेली एसआईपी कैसे
जैसे कि शॉर्ट ब्लास्ट एसआईपी भी जिसे कहते हैं, तो आप उसे बढ़ा सकते हैं, एसआईपी को बढ़ा सकते हैं, धीरे धीरे आप लमसम कर सकते हैं, या एसटीपी के जरिए डेट से आप इक्विटी में एक्सपोजर ले सकते हैं। बड़ा अच्छा मौका है। और मैंने कहा कि जैसे कि बहुत सारे कारण इस समय एक साथ हैं, हमास इजराइल का क्राइसिस है, अमेरिका में जो इलेक्शंस हैं, और बहुत सारे लोकल कारण हैं जिसकी वजह से कि आपके लिए एक मौका बनता नज़र आ रहा है। अदरवाइज़ कंपनीज़ में कोई ख़राबी नहीं है, उनके फंडामेंटल्स में कोई कमी नहीं आई है, तो आप पैसा बना सकते हैं। थोड़ा अपना होराइजन लंबा रखिए, कम से कम 2-3 साल का, तो 1-1.5 साल के अंदर जो भी आप इन्वेस्ट करेंगे उसमें बहुत बड़ी ग्रोथ का पोटेंशियल है। तो दोस्तों, ये वीडियो जैसा भी लगा हो आप मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।